हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जनरल साइंस। इसके अंदर हम लोग टॉपिक कर रहे हैं फिजिक्स, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है। और उसके अंदर आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने वेव को स्टार्ट किया था। वेव या तरंग क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं और उनका हम कहाँ कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या किस तरीके से हम उनका अनुप्रयोग करते हैं, वो सारी बातें हमने लास्ट सेशन के अंदर कवर करी थी। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड। और ये टॉपिक्स ने ऐसे हैं, यहाँ से आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे क्योंकि सिंपल से टॉपिक हैं और सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे आज की हमारी क्लास हो जाएगी उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल साइंस की बुक हम आप लोगों के लिए पब्लिश कर चुके हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक है। आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? जो भी बच्चा यहाँ पे किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम की या फिर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, इनमें से आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एक तरीके की रामबाण। इसके अंदर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, लगभग कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। चैप्टर वाइज है, उसके साथ आपको इनके एमसीक्यू भी मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? जैसे कि मैं जो बोल रही हूँ, एक मिनट, आई थिंक स्पेक्स में एक मिनट। चलिए, ठीक है, जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आप उसको सुन पा रहे हैं, है ना। मतलब कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो आपको सब सुनाई दे रहा है। जस्ट ये एक क्या है? साउंड है। साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। साउंड की जो स्पीड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, शोर क्या होता है, मतलब एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आज की हमारी क्लास में। तो आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से ढेरों सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साउंड क्या है। जैसे हमने बात करी थी वेव क्या है, तो साउंड भी जस्ट लाइक ए वेव। कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि अनुदैर्ध्य है। यहाँ से ये सारी बातें आपको याद रखना है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और अगर लॉन्गिट्यूडनल या सीधा पूछ लिया जाए तो ये एक यांत्रिक तरंग है। कैसा है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल के दो टाइप हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो उसी में ध्यान रखिएगा, उसमें ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा था कि जो तरंग और वो जो माध्यम था, तरंग के कण और माध्यम जो था वो एक दूसरे के समानांतर था, यानी कि पैरेलल था। जब हम बात करते हैं तो आपका जो पर्टिकुलर वेव इस तरीके से चलती है, कंप्रेस होगी, दूर होगी, कंप्रेस, दूर, कंप्रेस, दूर, इस तरीके से वेव यहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो वेव होगा वो कैसे? वेव और मीडियम जो होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी कि समानांतर होगा। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। किसका टाइप है? मैकेनिकल वेव का टाइप है। जैसे हमने बात करी थी, वेव एक एनर्जी का कैरियर है, मतलब वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो साउंड भी एक वेव है। साउंड ध्वनि का या ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो एक निश्चित माध्यम में तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। कौन कौन से मीडियम? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। Sound is a form of energy that propagates in the form of waves through a certain medium, just like gas, liquid और solid। कहना चाह रहा है
साउंड एक जस्ट एनर्जी का फॉर्म है और ये एक निश्चित मीडियम के अंदर ही ट्रेवल करेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि साउंड की जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाए तो उसको कोई माध्यम चाहिएगा। माध्यम समझते हैं ना, जैसे कि हमारा कोई ठोस माध्यम है, कोई धातु की कोई वस्तु है, जैसे कि लिक्विड यानी हमारा पानी वगैरह है, और भी कोई लिक्विड चीज, या फिर गैसेस अवस्था जैसे कि वायुमंडल है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई अनदर गैस है। तो मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। हमने लास्ट सेशन के अंदर बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने किसकी बात करी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी थी। ये जो होती हैं, ये निर्वात में इनकी स्पीड मैक्सिमम होती है। निर्वात के अंदर इनकी जो स्पीड है यानी वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड मैक्सिमम होती है। और वैसे ही जो साउंड होगा, साउंड निर्वात के अंदर या वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर ही नहीं सकता है, ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा, फिर आपका लिक्विड के अंदर, और फिर आपके गैस के अंदर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जबकि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर या जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो कैसे होगा? निर्वात के अंदर सबसे ज्यादा, फिर आपका किसी गैसियस माध्यम के अंदर, फिर आपका लिक्विड यानी कि तरल माध्यम, और फिर आपका ठोस। समझ पा रहे हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, चलो, ये निर्वात के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। इसको चलने के लिए क्या चाहिएगा? इसको चलने के लिए मीडियम चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बात करते हैं कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप जब देखते हैं ना कि कई बार साउंड आपको तेज सुनाई दे रहा है, कब आपको धीरे सुनाई देता है, तो इसके कुछ, जैसे कि कई दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, अगर आप उन दोनों को पहचानते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा अभी ये व्यक्ति बात कर रहा है, अब ये कर रहा है। कैसे? ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लाउडनेस, ध्वनि के प्रति कानों की प्रतिक्रिया का एक माप है। लाउडनेस या प्रबलता, कोई भी, ये जस्ट ना एक, जैसे कि क्या होता है, लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कोई भी आवाज मतलब कितनी, जितनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उसका लाउडनेस उतना ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लाउडनेस और इंटेंसिटी के अंदर यही फर्क है। इंटेंसिटी को आप जस्ट लाइक मेजर कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी में, लाउडनेस को नहीं कर सकते हैं। वो जस्ट एक सेंसिटिव फॉर्म है, यानी कि आप उसको कितना सेंस कर पा रहे हैं। क्लियर? तो लाउडनेस क्या है? ध्वनि के प्रति कानों की प्रतिक्रिया का माप है। कई बार कोई चीज अगर बहुत ज्यादा लाउड होती है तो हम एकदम से परेशान से हो जाते हैं ना। कंपन का आयाम जितना बड़ा होगा ध्वनि उतनी ही ज्यादा होगी, और इसे हम डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। आप ये देख रहे होंगे, आयाम की बात हमने पहले भी करी थी। आयाम क्या होता है? कोई भी वेव जब इस प्रकार से ट्रेवल करती है तो मीन पॉइंट से जो उसका मैक्सिमम, उसका जो विस्थापन होता है वही आयाम कहलाता है। आप जब इन दोनों को देखोगे तो आप इजीली यहाँ पर समझ पाओगे। देखो, आपके पास ये जो डायग्राम फर्स्ट है ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा, और इस वाले का ये आयाम है। तो इन दोनों को देख के आपको पता चल रहा है ना किसका आयाम ज्यादा होगा। तो आयाम इसका ज्यादा है तो इसकी ध्वनि भी उच्च प्रबलता वाली होगी, यानी कि इसकी जो ध्वनि है ना वो काफी तेज होगी। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, ध्वनि तरंगों में अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। इसे एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैंने बोला ना, इंटेंसिटी और लाउडनेस सिमिलर से दिखाई देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे।
प्रबलता को आप फिजिकल में मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि आप इसको कर सकते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल से जो भी साउंड की एनर्जी पास थ्रू होगी वही आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। तो देखिएगा, ऊर्जा बटे समय गुना क्षेत्रफल, तो यहाँ ऊर्जा बटे समय क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति बटा एरिया जो है ये आपका इंटेंसिटी का जस्ट लाइक फॉर्मूला। यूनिट की बात करेंगे तो वॉट प्रति वर्ग मीटर, जैसे आपके पास वो फॉर्मूला है उससे आप इसका यूनिट बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक मापदंड है जो मैं आपको भी काफी देर से बोलने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है, जो इसकी प्रबलता को निर्धारित करती है। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका लाउडनेस उतना ही ज्यादा होता है। हम कभी कभी प्रबलता और इंटेंसिटी शब्दों को परस्पर उपयोग करते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को भी हम लोग डेसिबल इकाई में ही मेजर करते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रबलता ध्वनि के प्रति कान की प्रतिक्रिया का माप है। और यहाँ तक कि जब दो ध्वनियां समान तीव्रता की होती हैं तब भी हम एक को दूसरे की तुलना में अधिक जोर से सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कान है वो उसको बहुत इजीली तरीके से भांप लेता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार हम देखते हैं कि दो लाउड आपस में आ रही होती हैं, बहुत तेज होती हैं, बट उसमें से जो ज्यादा तेज होती है आप उसको सुन लेते हैं। तो जस्ट किसी भी साउंड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका लाउडनेस उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए इन दोनों शब्दों का हम लोग आपस में यूज करते हैं, ठीक है। प्रबलता या लाउडनेस आपके कान जितना तेज, क्योंकि आपके कान बहुत बेहतरी से लाउडनेस को सुन सकते हैं। इंटेंसिटी को आप लोग फिजिकली मेजर कर सकते हैं जस्ट लाइक उस फॉर्मूला के थ्रू। क्लियर? चलो, यहाँ पे ये सारी बातें आपको यहाँ याद रखना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर ये बहुत धीमे से बोल रहा है तो देखो एम्पलीट्यूड कितना कम आ रहा है ना। यहाँ पे देखो मुंह फाड़ रहा है, तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा है। पूछा जा सकता है इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे आयाम है, एम्पलीट्यूड है, उस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा। किस में मेजर करते हैं? डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। ये समान तीव्रता, इट डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ये समान तीव्रता और समान आवृत्ति की दो ध्वनियों के बीच में अंतर करता है। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन। अब इसको कैसे समझे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे कोई आए व्यक्ति, ठीक है, और आप उनको जानते हैं। एक कोई पर्सन आया है, चलो मान लो आप उसको नहीं जानते, आपकी मम्मा की फ्रेंड है और आपकी मम्मा, दोनों आपस में बात कर रहे हैं अंदर रूम में और आप बाहर हैं, ठीक है। जब वो बात करेंगे, अगर आप अपनी मम्मी की आवाज को तो पहचानते होंगे, ठीक है, ठीक है, आपकी अपनी फ्रेंड, आपकी मम्मी की फ्रेंड की आवाज को आप नहीं जानते, बट जब वो लोग दोनों बात करेंगे तो आपको उसके अंदर पता चलेगा। जब आपकी मम्मी बात करेगी तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये मेरी मम्मी की आवाज है, चाहे दोनों सेम फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी के साथ बात कर रहे हो। यानी दोनों का जो लाउडनेस है, मतलब जो दोनों जब बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज चाहे सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, बट फिर भी आप अपनी मम्मी की आवाज को पहचान जाएंगे, क्योंकि वही क्या है, क्वालिटी, या फिर उसी को टोन कहा जाता है। हर एक पर्सन की अपनी टोन होती है जिसके थ्रू हम उनकी आवाज को पहचान जाते हैं। जैसे कि कई बार हम फोन पे बात करते हैं, अगर आपके पास किसी का नंबर सेव नहीं है और आपने उस पर्सन की आवाज को वैसे सुना है तो आप इजिली समझ जाते हैं कि ये पर्सन फोन पे बात कर रहा है आपसे, ठीक है, क्योंकि आप उसकी टोन को पहचानते हैं। समझ पाए? चलो ठीक है। तो ध्वनि, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, और वो ध्वनि जो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है नोट कहलाती है। क्लियर? तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपने सुना होगा ना पिच वगैरह का, आई थिंक आगे नहीं दिया गया है तो यहीं पे समझ लेते हैं। पिच का मतलब होता है तारत्व।
कोई भी आवाज कितनी भारी या पतली है? ठीक है, वो हम कैसे बताते हैं? पिच से बता पाते हैं। अगर किसी का पिच कम होगा, ठीक है, पिच या तारत्व कम है, तो आवाज कैसी होगी? आवाज होगी भारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉयज, बॉयज की आवाज, या फिर जैसे कि लॉइन की आवाज, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, पिच अगर ज्यादा होती है तो आवाज कैसी होगी? पतली होती है, आवाज बारीक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्ल्स की आवाज होती है ना, बॉयज के कंपेरेटिवली गर्ल्स की आवाज ज्यादा पतली होती है या श्रिल होती है, ठीक है। उसके अलावा मच्छर के भिनभिनाने की आवाज पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पिच जितना ज्यादा होगा आवाज पतली या बारीक होती है, पिच अगर कम होता है तो आवाज भारी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा ना, कई बार हमारी गली से कोई अनाउंसमेंट गुजरता है, तो जैसे जैसे वो आपके नजदीक आता है तो आपको उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। जैसे जैसे वो दूर चला जाता है तो आवाज उसकी कम हो जाती है और अजीब सी, मतलब बहुत कम सुनाई देती है। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तब भी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। प्रति इकाई सेकेंड के अंदर जो भी ध्वनि तरंग ऐसे दोलन करता है, ऑसिलेशन कर रहा है, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लास्ट सेशन में वेव वाले में हमने डिस्कस किया था, वो सारी चीजें वही हैं। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t होता है, दिख रहा है ना? फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/t। इकाई समय के अंदर कितना यहाँ पे दोलन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो ये समय बराबर, दोनों ही सेम लिख दिया। समय बराबर क्या हो जाएगा? 1/μ। क्लियर? तो इसे हम लोग हर्ट्स के अंदर मेजर करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये जो आपका वेव जब चलता है तो ये वाली जो डिस्टेंस है, यही क्या है? यही आपका एम्पलीट्यूड है या आयाम है। तो आयाम जितना ज्यादा होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, और इसे हम मीटर के अंदर मेजर करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। चाल हम यहाँ पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट सेशन के अंदर इनको बहुत अच्छे से समझ लिया था। ये आपको समझाया था ना फॉर्मूला, कि किस प्रकार से आपको निकालना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, और एक ऐसा फॉर्मूला जहां से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो। चाल या स्पीड क्या है? गति। इसे प्रति इकाई समय में ध्वनि तरंग पर एक बिंदु के द्वारा तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। चाल बराबर क्या होता है? क्या बताया था? दूरी बटा समय होता है। अब यहाँ पे दूरी को हम तरंग दैर्ध्य लिखते हैं और टी आपका आवर्त काल होता है, तो इसी से क्या हो जाएगा? म्यू बराबर लैम्डा, सॉरी, v बराबर लैम्डा अपॉन में t। और हम जानते हैं कि आपका जो न्यू है, जो आवृत्ति है, वो 1/में t होता है। तो ये 1/में t हुआ, अपॉन में t है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा। ये आपका इधर से हो जाता है फॉर्मूला। अब यहाँ से कैसे भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले न्यूमेरिकल में, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ओके, चलिए
आगे देखिएगा आपका जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटेंसिटी और प्रबलता यानी कि लाउडनेस को निर्धारित या उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि तरंग का आयाम, एम्पलीट्यूड जो है डेफिनेटली आयाम जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होती है। सोर्स और श्रोता, कोई भी सोर्स जहां से आवाज प्रोड्यूस हो रही है साउंड, और श्रोता यानी कि सुनने वाला, उसके बीच में डेंसिटी का भी यहाँ पे रोल रहेगा। आगे हम बात करेंगे ना जब साउंड के ऊपर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है स्पीड पे, तब आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। श्रोता से स्रोत की दूरी, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही पावर अपॉन में एरिया, तो एरिया में हम दूरी को देखते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कैसी है वो डिपेंड करेगा, और कंपन करने वाले पिंड का जो सरफेस एरिया है वो भी यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो देखो फटाफट से रिवाइज करो क्या क्या आयाम डिपेंड करेगा। श्रोता और सोर्स के बीच का जो घनत्व है वो उसके ऊपर निर्भर करेगी आपकी इंटेंसिटी और लाउडनेस। थर्ड है डिस्टेंस, फोर्थ है आपके वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है, एंड आपका पांचवा नंबर है कि जहां पे वाइब्रेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर वहां का सरफेस एरिया कितना है। इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी या लाउडनेस। ओके चलो आगे देखिएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीड। जैसे साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड माध्यम में, सॉलिड मीडियम के अंदर हाईएस्ट, फिर आपका लिक्विड और फिर आपका गैस, वैक्यूम के अंदर ट्रेवल ही नहीं करता है साउंड। स्पेस के अंदर जब हम जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न आ जाता है। क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल या नहीं होने का मतलब है वहां पर वैक्यूम है। वैक्यूम है तो साउंड वहां पे ट्रेवल कर नहीं सकता, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम साउंड इज नॉट ट्रेवल, ठीक है, कैन नॉट ट्रेवल। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि साउंड की जो स्पीड है, जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड है, उसके बाद में लिक्विड और गैस, तो अब हम लोग बात करेंगे साउंड की जो स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, किन से उसकी स्पीड बढ़ती है, किससे उसकी स्पीड कम होती है। इससे पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, साउंड जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अभी हम देखेंगे कि साउंड की स्पीड किन किन के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? चलो देखिएगा, ये आपके विभिन्न कारकों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि पदार्थ का गुण, यानी कि ध्वनि की गति जो है वो ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होती है। पदार्थ की प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो आपका जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, क्योंकि हम जानते हैं ना जो मैटर होता है वो लगभग फिजिकली तीन आपकी जो स्टेट है वो कंसीडर करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये कहता है कि क्या उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, वो मैटर किस प्रॉपर्टी का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा ना। चलिए, ठोस में सबसे ज्यादा और गैस में सबसे कम। द्रव में ठोस के कंपेरेटिवली थोड़ा कम होगा, परंतु गैस से ज्यादा, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सॉलिड में इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर आपका लिक्विड के अंदर और फिर आपका गैस के अंदर। तो पूछ लिया जाएगा सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तापमान का प्रभाव, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। तो आप इसको बोल सकते हैं वी प्रोपोर्शनल, या जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। फॉर्मूला की बात कर लें तो V प्रोपोर्शनल क्या होता है, √T होता है। ज्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट यस यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? चलो आगे देखिएगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का प्रभाव कैसे पड़ेगा, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि की गति भी बढ़ती है। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे बारिश
के टाइम पे एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप आवाज़ मारते हैं किसी को तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। अभी देखा टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज, साउंड की स्पीड इंक्रीज, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, साउंड की स्पीड इंक्रीज। वायु का प्रभाव, यदि वायु ध्वनि के प्रसार की दिशा में बह रही है तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में है। अगर आप इस यहीं से ऐसे ही बोल रहे हैं तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर हवा इस तरफ है, आप इस तरफ बोल रहे हैं, तब नहीं होगा, तब घटेगी। बट अगर प्रसार की दिशा में ही एयर का फ्लो है देन ध्यान रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विभिन्न माध्यम पे आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड कितनी होती है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं, एक मिनट। देखो, अगर मैं बात करती हूं आपका एयर के अंदर साउंड की स्पीड, तो 0 डिग्री पर होता है 331 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री पे 344 मीटर पर सेकेंड और 25 डिग्री पे होता है 340 मीटर पर सेकेंड। जनरली पूछा जाता है कि वायु में साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो आप बताते हैं कितना, 340 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें एल्यूमिनियम एक मेटल है तो यहाँ पे स्पीड होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। निकल की बात करते हैं 6040, स्टील की बात करेंगे आयरन, ब्रास और ग्लास। ठीक है, ये तो आपके क्या है, सॉलिड है, तो उसके अंदर इनकी ये स्पीड रहती है जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद में लिक्विड्स की चलेंगे, तो पानी के अंदर जो आपका सी वाटर है उसके अंदर स्पीड होती है 1531। वाटर जो डिस्टिल्ड है, आंसू जल जो बिल्कुल प्योर होता है, वहां पर 1498। एथेनॉल के अंदर 1207, मैथेनॉल के अंदर 1103। अब चलते हैं गैसेस। गैसेस में बात करेंगे हाइड्रोजन 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम के अंदर 965, एयर के अंदर 340 और ऑक्सीजन के अंदर है 316 मीटर पर सेकेंड। सारे याद नहीं करने हैं, जस्ट थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। एयर का बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 22 डिग्री पे और 25 डिग्री पे पूछा जा सकता है, बाकी से थोड़ा कम आता है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे, थोड़ा बहुत आप इसको आइडिया रखिएगा कि किसके अंदर कितनी स्पीड है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड्स इन डिफरेंट मीडिया। जैसे आपने सुना होगा सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, सबसोनिक स्पीड्स। तो देखिएगा जनरली आपका कोई भी जेट विमान या कोई भी आपका वस्तु अगर उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है तो फिर हम लोग उसको मैक के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब स्पीड बहुत ज़्यादा है। पराध्वनिक या सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, ये किसी वस्तु की गति जो ध्वनि की गति से भी तेज होती है, समुद्र तल पे लगभग 738 मील प्रति घंटा मापी जाती है। जैसे बंदूक से निकली गोली, ये साउंड की स्पीड से भी बहुत तेज होगी, मतलब गोली चलाई और सामने वाले को लग गई, मतलब इसकी स्पीड कैसी है, सुपरसोनिक। क्या बोलता है, साउंड की स्पीड से भी जिसकी स्पीड ज्यादा होती है। आगे चलिएगा, बात करते हैं हाइपरसोनिक, अति ध्वनिक। ये वस्तु की गति जब मैक कितना होगा, 5 मैक से ज्यादा होगी। साउंड की स्पीड जो है अगर 5 मैक से भी ज्यादा होती है तो उस पर्टिकुलर साउंड की स्पीड को बोला जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। ये ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक होती है। ये रॉकेट और अंतरिक्ष शटल के द्वारा कक्षा में प्रवेश करते समय तय की गई गति होती है। ये ध्यान रखिएगा, हाइपरसोनिक में 5 मैक से ज्यादा होती है। अगर 5 मैक तक स्पीड होती है तो 1 से 5 मैक तक, तो ध्यान रखिएगा वो होता है सुपरसोनिक स्पीड। आगे हम लोग बात करते हैं अवध्वनिक, तो इसके अंदर क्या है, 1 मैक से भी कम। ठीक है, 1 मैक से भी कम होगा तो उसे हम बोलते हैं सबसोनिक। ऐसी गति जो लोगों और माल वहन करने वाले अधिकांश जो आपके कमर्शियल हवाई जहाज की होती है उसकी गति को क्या बोला जाता है, सबसोनिक कहा जाता है, जैसे क्रूज जहाज की गति। अब बात करते हैं ट्रांससोनिक।
ट्रांसोनिक जो है जिसकी गति 1 मैक या उसके लगभग आसपास होती है उसको बोला जाता है ट्रांसोनिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं 5 मैक के आसपास, पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अब यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि मैक नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो क्या आता है, उस वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं मैक नंबर। अगर 5 मैक है इसका मतलब उस वस्तु की जो स्पीड है वो साउंड से लगभग 5 गुना ज्यादा है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सुपरसोनिक में 5 मैक के आसपास होता है, 1 से लेकर 5 मैक के बीच में है तो सुपरसोनिक है। हाइपरसोनिक में स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा होती है, सबसोनिक में 1 मैक से कम होती है और ट्रांससोनिक के अंदर लगभग 1 मैक के आसपास होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपरसोनिक में साउंड की स्पीड कितनी होती है, हाइपरसोनिक में साउंड की स्पीड कितनी होती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे चलिए, कुछ यहाँ पर और भी इसके फिनोमिना हैं साउंड के, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन। The bouncing back of sound when it strikes a hard surface is known as reflection of sound. It does not necessitate a smooth and shiny surface. Unlike a mirror, it can occur on any surface. परावर्तन क्या होता है? परावर्तन है कि जब ध्वनि का किसी कठोर सतह से टकराकर वापस लौटना, इसे ही हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। लाइट में हम लोग बात करेंगे परावर्तन की। लाइट में जब परावर्तन अच्छे से चाहिए होता है तो उस सरफेस का चिकना और स्मूथ होना, शाइनी होना जरूरी होता है, बट साउंड के लिए कंपलसरी नहीं है। साउंड का तो बस ये है, अगर किसी भी कठोर सतह से टकरा रहा है या टकरा कर वापस लौट रहा है तो उसे हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके लिए किसी भी सरफेस का शाइनी और स्मूथ होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसके नियम की बात करते हैं। तो परावर्तन कोण जो है यानी कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा ही लाइट में होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तित ध्वनि, आपतित ध्वनि और सामान्य ध्वनि एक ही तल में होते हैं, जस्ट लाइक जब हम मिरर के केस की बात करते हैं लाइट के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इको, इको जो प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कि आप लोग ना बहुत ज्यादा हाइट पे खड़े हैं, ठीक है, और उस हाइट से जब आप अपना नाम पुकारते हैं तो वही नाम आपको सुनाई देता है, उसको बोला जाता है इको। इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस होती है, उतनी डिस्टेंस होना कंपलसरी है तभी इको सुनाई देगा। मैक्सिमम चल सकता है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो मेगाफोन्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, कई बार कोई आतंकवादी ने किसी पर्टिकुलर कोई मॉल पे या कहीं पे कब्जा कर लिया है तो पुलिस वाले एक स्पीकर सा होता है उनके पास, उसमें बोलते हैं, तो वो जस्ट लाइक क्या है, मेगाफोन है। श्रवण यंत्र यानी कि जो आपके हियरिंग ऐड होते हैं जिसको सुनाई नहीं देता है, वो जो पर्टिकुलर जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है। और साउंड बोर्ड, तो ध्यान रखिएगा ये सब इसके एप्लीकेशंस है, यानी कि ये सब चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं या ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से ही संभव होता है। आगे देखिएगा, इको क्या है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से होने वाली ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है उसी को ही हम लोग प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। बताया ना कि अगर आप किसी पहाड़ पे खड़े हैं और जैसे ही आप अपना नाम पुकारते हैं या फिर हेलो कहते हैं तो वही हेलो आपको फिर से सुनाई देता है, तो उसी को हम बोलते हैं इको यानी कि प्रतिध्वनि। आपने साउंड निकाला, वो साउंड पर्टिकुलर वहां से टकराकर फिर आप तक वापस आ गया, तो क्या हुआ, परावर्तन ना। परावर्तन क्या बोल रहा था, किसी सॉलिड सरफेस से टकराकर वापस लौट आना, उसी को ही तो परावर्तन कहते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए पर्टिकुलर कुछ शर्त हैं। मूल ध्वनि और प्रावर्तित ध्वनि के बीच का समय 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। जनरली अगर इको जो है वो 0.1 सेकंड में ही आपको सुनाई दे जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि की सोर्स या अवरोधक से जो दूरी है, यानी कि मैं यहाँ से पर्टिकुलर कहीं से तो साउंड आपका टकराएगा ना, तो आप और जहां पे टकराने की स्थिति है उसका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। इससे ज्यादा है तो चलेगा, इको सुनाई देगा, बट अगर इससे कम है तो इको आपको सुनाई नहीं देगा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इको सुनने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। इससे भी कम है तो आप इको नहीं सुन सकते हैं। क्लियर? चलो आगे देखिएगा, बात करते हैं रिवर्बरेशन यानी कि अनुरणन। क्या होता है? ध्वनि के उत्पन्न होने के बाद कुछ देर तक आवाज का बने रहना, या सिंपल शब्दों में आप इसको बोलते हैं गूंज। जैसे कि आप लोग घरों में देखते होंगे, हम लोग जब दिवाली के, जब हम पेंट करवाते हैं तो हम पर्टिकुलर पूरा घर खाली करते हैं। तो आपने मान लो कि आपने कमरे में कितना जितना भी सामान था आपने वो सारा सामान निकाला बाहर, तो जब आप वहां पे उस कमरे के अंदर कुछ भी बोलोगे तो वो आवाज ना थोड़ी सी गूंजती है, थोड़ी सी देर तक बनी रहती है, उसे ही रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा कि फिर आप अगर अपने रूम को सेट कर देते हैं, कर्टन्स लगा दोगे, बेड लगा दोगे, मैट बिछा दोगे, तो वही आवाज फिर सही हो जाती है, गूंजती नहीं है। आइए समझते हैं। रिवर्बरेशन तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक ध्वनि कई बार प्रावर्तित होती है और जुड़ती जाती है। रिवर्बरेशन के बाद ध्वनि विभिन्न वस्तुओं से अवशोषित होकर क्रमशः काफी क्षीण हो जाएगी, जिस कारण से हमें सुनाई नहीं पड़ती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है। इसका इस्तेमाल गिटार, डिस्टर्ब वर्कशॉप और ड्रम के अंदर किया जाता है। अत्यधिक प्रतिध्वनि को कम करने के लिए, जैसे कि एक तो ये होगा काफी देर तक तो गूंजती रहती है, या फिर आपने देखा होगा ना कि जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस, आपके पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हॉल है, या फिर आप जब थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो पर्टिकुलर वहां पे जो दीवारें हैं वो कुछ इसी तरीके की बनाई जाती हैं, या चेयर्स वगैरह उनका जो मटेरियल है वो कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा नॉइस होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और पर्टिकुलर फिर आपको जो आवाज है वो काफी सही से सुनाई देती है। इको नहीं होगा, थोड़ा सा रिवर्बरेट होगा ताकि आपको और ज्यादा मजा आए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग जैसे कि कई बार फाइबर बोर्ड, खुरदरा प्लास्टर, ड्रेपरियो, मतलब इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो आवाज को एब्जॉर्ब करे, एक्स्ट्रा जो वॉइस है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, सीड पदार्थों का चयन भी उनकी ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर ही किया जाता है। जस्ट लाइक सिंपल सा ध्यान रखिएगा, रिवर्बरेशन का मतलब होता है गूंज। गूंज क्या है? जब आपकी ध्वनि जो है किसी के बोलने पर आपको कुछ देर बाद तक सुनाई देती रहती है, उसी को ही हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो थिएटर्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह हैं, तो उनके अंदर कई बार आपको आवाज गूंजती हुई दिखाई देती है, तो उसको कम करने के लिए कुछ आपके ऐसे मटीरियल्स, कुछ प्लास्टर बोर्ड्स या कुछ ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके साउंड को एब्जॉर्ब किया जा सके और आपको क्लियरली एक आवाज सुनाई दी जा सके, मतलब आवाज गूंजे नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिएगा, ध्वनि का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ध्वनि तरंगों का एक यांत्रिक माध्यम से दूसरे यांत्रिक माध्यम में जाने की घटना जो है, इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में ध्वनि की गति अलग अलग होती है। डेफिनेटली ये हम लाइट के अंदर भी पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के अंदर अलग अलग होती है, और साउंड की भी। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर साउंड जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि वो अपवर्तन कर देगा। वो इसी वजह से, क्योंकि हर मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलिएगा, जब किसी भी प्रकार की तरंग स्पष्ट रूप से छोटे छोटे अवरोधकों से मुड़ जाती है या छोटे छोटे छिद्रों से बाहर की ओर फैल जाती है,
तो इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। जैसे कि लाइट होती है ना, जैसे ही कहीं से पास होती है, कहीं होल होता है या बीच में कुछ रखा हुआ है तो उसके किनारे से मुड़ जाती है। ऐसे ही साउंड है, कोई वस्तु पड़ी है, उसके छोटे छोटे होल हैं, तो आपको वहां से सुनाई दे जाती है, वहां से वो ट्रेवल कर जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ध्वनि के मुड़ने की घटना है इसी को ही विवर्तन कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। म्यूजिक एंड नॉइस क्या होता है? संगीत मतलब वो ध्वनि है जो आपके कानों को अच्छी लगती है, और शोर ऐसा है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो बहुत ऐसे मूड एकदम फ्रेश हो जाता है ना, क्योंकि आवाज बहुत अच्छी होती है, एकदम मधुर सी होती है, मतलब सुनना बहुत ऐसे अच्छा लगता है, जस्ट लाइक सूदिंग सा म्यूजिक। ठीक है? और वही कोई शोर करे बहुत ज्यादा तो आप एकदम से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि शोर एक ऐसी आवाज है जो चिड़चिड़ी सी या अप्रिय होती है, जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती है। तो ध्यान रखिएगा, संगीत में पैमाना स्वरों को आवृत्तियों के उचित क्रम में व्यवस्थित करने को ही हम लोग एक संगीत में पैमाना कहते हैं। ये इतना ध्यान आपको रखने की जरूरत नहीं है। दो टाइप का होता है, एक तो होता है डायटोनिक, जिसमें भारतीय पद्धति में इसको हम लोग सरगम कहते हैं। सबसे कम आवृत्ति वाले स्वर को मुख्य स्वर और उच्चतम आवृत्ति वाले को सप्तक कहा जाता है। हारमोनियम, पियानो, ये सब इसी डायटोनिक स्केल के ऊपर काम करते हैं। टेम्पर्ड क्या होता है? इसके अंदर 13 नोट या सुर होते हैं। क्रमिक नोट की आवृत्तियों का जो अनुपात है वो 1/2 होता है। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसीलिए बस ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर? ज्यादा नहीं। अब यहाँ से ना हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है साउंड के बारे में। ठीक है? देखो, साउंड जो है ना, हालांकि इसको हम सबसे पहले ही डिस्कस करते हैं। साउंड हमने बात करा, साउंड क्या है? जस्ट एक एनर्जी का फॉर्म है, आपको सुनाई देता है। मतलब इसके कुछ रूप हैं। एक तो होता है 0 से 20 हर्ट्ज तक का, ठीक है, या बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम। एक होता है आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और एक होता है 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा, या आप इसको बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज। ठीक है? तो ये वाली जो रेंज है ना, इसको बोला जाता है ऑडिबल रेंज। इसको आप सुन सकते हैं या आपको सुनाई देती है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी का जो भी साउंड होगा आप उसको सुन सकते हैं। इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, यानी अपश्रव्य, या इस रेंज की जो भी ध्वनि तरंगे होंगी उसको अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाएगा। ठीक है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा है, ऐसी वेव्स को बोला जाता है आपका अल्ट्रासोनिक। हम लोग जानते हैं ना, जो साउंड वेव है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बट इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये वो रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर साउंड है तो आप सुन पाएंगे। अगर 20 हर्ट्ज से कम की रेंज है साउंड की तो आप उसको नहीं सुन पाएंगे, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का है तो वो भी साउंड आप नहीं सुन पाएंगे। जो चमगादड़ है, डॉल्फिन वगैरह है, वो इसी साउंड का यूज करके चल पाते हैं। ठीक है? जैसे कि हाथी है, राइनो मतलब है आपका, गैंडा वगैरह है, या वेल फिश है, तो वो इंफ्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। क्लियर? तो चलिए इनको 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो आप इसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, जो कि अक्सर आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और कुछ जानवर जैसे कि कुत्ते 25 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। जैसे कि डॉग है, कैट है, डॉल्फिन है, बैट यानी कि चमगादड़ है, वो आपके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। आवृत्ति सीमा के आधार पर ध्वनि को हम 2 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं इंफ्रासोनिक,
20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं या इंफ्रासाउंड कहते हैं। मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। राइनो, वेल और हाथी जो है वो इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसको इजीली सुन सकते हैं और उसी में फिर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भूकंप है, गड़गड़ाहट है, ज्वालामुखी, तो ये जो है इनके अंदर इंफ्रासोनिक साउंड ही प्रोड्यूस होता है। मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम की होती है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपका 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा। ठीक है, ऐसे को हम लोग पराश्रव्य ध्वनि तरंग या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भी कहते हैं और इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। डॉग जो होते हैं वो 50 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को भी सुन सकते हैं। ठीक है, बंदर है, चमगादड़ है, कैट है, डॉल्फिन है, तेंदुआ है, पोर्पोइज है, ये डॉल्फिन के जैसा जैसा सा ही होता है, ये सब भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। चमगादड़ जब भी ट्रेवल करता है ना, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है दिन के टाइम पे, तो हम बोलते हैं ना कि वो कैसे मतलब कैसे उड़ पा रहा है या फिर आगे कोई चीज है वो उसको कैसे दिखाई दे रही है। ये लोग ना कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इन अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो छोड़ते हैं और जहां से टकराकर अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस आ जाती हैं, कितनी देर में आ रही हैं, उसी से ये आइडिया लगा लेते हैं कि आगे कोई वस्तु कितनी दूरी पर है। क्लियर? ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और हमने वेव वाले टॉपिक के अंदर किया भी था और मैंने आपको बोला था कि हम लोग इसको साउंड वाली क्लास में करेंगे और हम साउंड को बहुत अच्छे से समझेंगे, बात करी थी ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इस घटना को इकोलोकेशन के नाम से जाना जाता है। इस विधि का इस्तेमाल कुछ अन्य जानवर जैसे कि पोर्टोइज, डॉल्फिन, इन सब के द्वारा भी किया जाता है। अब कई बार आपको ये ना बोले कि कौन सी वेव्स तरंगों का इस्तेमाल करता है चमगादड़, हम जानते हैं अल्ट्रासोनिक का करता है, बट वो ना दे के ऐसे पूछ ले कि इस घटना को क्या बोला जाता है, तो इस घटना को इकोलोकेशन कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से मान लो ये आपका चमगादड़ उड़ रहा है, यहाँ से वेव्स आएंगी और ये वेव्स यहाँ से इसे टकराकर जैसे यहाँ पर आएंगी, कितनी देर के बाद आ रही है, उसी से बैट समझ जाएगा कि इसका जो शिकार है वो कितनी दूरी पर है। ऐसे ही जस्ट यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है, जैसे कि सोनोग्राफी वगैरह जो है। सोनोग्राफी के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोनोग्राफी के अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही तो इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उन जगहों या उन पर्टिकुलर भाग को साफ करने के लिए किया जाता है जहां पर या जहां तक पहुंचना कठिन होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है ना जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हैं, ब्रश आपका नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर इन अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए इसको साफ किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल धातु के जो ब्लॉक हैं उनके अंदर दरार या अन्य अगर कोई भी दिक्कत है तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल सोनार के अंदर किया जाता है। ठीक है, आपका जो साउंड नेविगेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी हम अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझ लेते हैं, आपका सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग एक ऐसा उपकरण है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा पानी के अंदर की वस्तुओं को पहचान लेता है। जैसे कि अगर समुद्र के अंदर कोई मलबा कहीं पे रह गया है, जहाज कोई डूब गया है, या फिर कितनी दूरी पर अन्य कोई जहाज है, समुद्र की गहराई कितनी है, क्या कोई वस्तु किसी रास्ते में तो नहीं पड़ी है शिप के, तो उन सब का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी नीचे वस्तु है उसकी दूरी, दिशा और गति को मेजर करने का काम करता है सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सोनार के एप्लीकेशंस की बात करें, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जहाज और अन्य जल परिवहन में गहराई मापने और समुद्र तल में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए
किया जाता है। इसका इस्तेमाल नेविगेशन उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल समुद्र के नीचे खोए हुए जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। हमने लास्ट सेशन के अंदर राडार देखा था ना, राडार में हम रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि पुलिस राडार, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी ओवर स्पीड का पता लगाया जाता है ना, कोई गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, तो पुलिस राडार के अंदर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वाईफाई वगैरह है उनके अंदर भी माइक्रोवेव का, पुलिस राडार के अंदर भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल मैंने आपको बोला था ना लास्ट क्लास के अंदर कि इसको मैं थोड़ा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समझ पाए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा है क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी गली में कोई अनाउंसमेंट करने वाली गाड़ी आती है, जैसे जैसे वो गाड़ी आपके नजदीक आती जाती है, आपको वो आवाज काफी सुनाई देती है, बहुत तेज से और क्लियरली सुनाई देती है। जैसे जैसे वो गाड़ी आपसे दूर होती जाती है, वो आवाज थोड़ी ब्लर सी, यानी कि आपको धीरे और आपको सही से सुनाई नहीं देती है। तो बस यही क्या है, डॉपलर इफेक्ट है, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। देखिएगा, इट रेफर्स टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए वेव सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये तरंग स्रोत और उसके प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में परिवर्तन को संदर्भित करता है। क्रिश्चियन जोहान्स डॉपलर ने इसकी खोज करी थी, जिन्होंने इसे तारों के प्रकाश के बढ़ते और घटने की प्रक्रिया को बताया था, जो तारों के रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी, सॉरी रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ये एक पर्टिकुलर वेव फिनोमिना है जो न केवल ध्वनि तरंगों पर बल्कि सभी प्रकार की तरंगों के ऊपर लागू होता है। आपने देखा होगा दैनिक जीवन के अंदर, जैसे जब कोई एम्बुलेंस पास से गुजरती है तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति बदल जाती है, और जैसे ही वो आपसे दूर होती जाती है उसकी ध्वनि की जो आवृत्ति है वो बदल जाएगी, आपको आवाज बहुत धीमे सुनाई देगी। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो जैसे जैसे गाड़ी आपके पास आती है, हॉर्न बजाती है, तो आपको आवाज बहुत क्लियरली और अच्छे से सुनाई देती है। आप आगे अभी भी वहीं खड़े हैं, गाड़ी आपसे टर्न, आपसे आगे से चली गई और फिर हॉर्न बजाती जाती है, तो उस हॉर्न की आवाज आपको बहुत धीरे से धीमे से सुनाई देती है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होगा। देखिएगा, ये आपका कोई सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये भी ऑब्जर्वर है। जैसे जैसे कोई भी सोर्स अगर ऑब्जर्वर के नजदीक जाता है तो पिच यहाँ पर बढ़ जाएगी और आवाज यहाँ पे क्लियरली आपको सुनाई देगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ऑब्जर्वर से गाड़ी दूर जा रही है, पिच यहाँ पे कम हो जाएगी, आपको यहाँ पे आवाज थोड़ी भारी सी सुनाई देगी, मतलब क्लियरली सुनाई नहीं देगी। तो यही क्या है, डॉपलर इफेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये बताया गया है डॉपलर इफेक्ट के जरिए। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें, इसका इस्तेमाल समीप आने वाले या दूर जाने वाले वाहनों की गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्लियर? इसका इस्तेमाल ये भी हम डिसाइड करते हैं कि कोई तारा या आकाशगंगा पृथ्वी के निकट आ रहा है या दूर जा रहा है। इसका इस्तेमाल सूर्य के घूर्णन गति को मेजर करने में भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल तारे और आकाशगंगा की गति को भी मापने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, तो जब आप उनको सिग्नल्स भेजते हैं और जब सिग्नल आपकी तरफ वापस आता है तो उसके अंदर भी डॉपलर इफेक्ट ही काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं, डॉपलर इफेक्ट कहाँ पे किस तरीके से काम करता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके साउंड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज के सेशन में हमने साउंड के बारे में बात करी है। साउंड भी एक वेव है, कैसा, मैकेनिकल वेव का एक टाइप है, और उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग जिसमें माध्यम के कण और तरंग क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अगर परपेंडिकुलर करता तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंग कहते
कहते हैं, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया। आज हमने ये जाना कि आपकी जो साउंड है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से गुण हैं, जैसे कि गुणवत्ता मतलब टोन किसको कहते हैं, इंटेंसिटी, लाउडनेस, ये सब चीजें। यहाँ से एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है जो मैंने आपको थोड़ा सा बताई नहीं, साउंड का जो स्पीड है ना या जो इंटेंसिटी है, प्रबलता है, उसको हम लोग डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। तो जो 80 डेसिबल है ना उसको आप लोग थोड़ा सा सही मानते हैं। 80 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि है वो हानिकारक होती है, आपके कानों के लिए वो ध्वनि सही नहीं है। आप जब फुसफुसाहट करते हैं, यानी कि आप जब फुसफुसाहट, तो उसके अंदर लगभग 15 से 20 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। डिपेंड करते हैं आप कितना धीरे बोल रहे हैं या फिर कितना तेज बोल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं ना, किसी को बहुत धीरे धीरे से बोलना होता है तो हम फुसफुसाते हैं, ठीक है, विस्पर करते हैं, तो उसके अंदर 15 से 20 डेसिबल का साउंड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जो आपके जेट इंजन है, आपके जो जेट आपके जैसे कि जेट प्लेन्स जो होते हैं, उसका जो होता है 130 से 140 डेसिबल तक होता है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है, डब्ल्यूएचओ ने बोला कि नाइट का जो साउंड है, नाइट का कितना होना चाहिए, 45 डेसिबल होना चाहिए। किसी रेजिडेंशियल एरिया की बात कर रही हूँ, रिहायशी एरिया की, और डे टाइम में कितना होना चाहिए, 55 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, साउंड को हम लोग डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है, और बेल जो है वो भी इसी का ही एक यूनिट है। तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नॉर्मल जब बात करते हैं तो 60 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस होता है। 60 डेसिबल ठीक है, इवन 80 भी ठीक है। 80 से ज्यादा जब हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, यानी कि 80 से ज्यादा का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं दिक्कत प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जैसे कि आप लोग शादी वादी में गए, डीजे वीजे चल रहा था, उसका जो साउंड है वो लगभग 100 से भी ऊपर होता है, 100 डेसिबल से भी ऊपर। तो आप देखते हैं ना कई बार अगर आप डीजे के बिल्कुल पास खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर ही हिल गया है, मतलब दिल तो बाहर ही निकल जाएगा, ऐसा होता है ना, क्योंकि वहां पे साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे उसकी लाउडनेस बहुत ज्यादा है। तो हम किस में मेजर करते हैं, लाउडनेस को डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं, और जो बेल है वो भी इसी का ही एक यूनिट है। क्लियर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी देखो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दी ही गई हैं कि किसका कितना डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल टॉक में 60 डेसिबल होता है, ठीक है, उससे कम पे बात करोगे तो 50 से 60, फुसफुसाओगे तो 15 से 30 तक का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। WHO के अकॉर्डिंग नाइट का जो साउंड का लेवल है वो 45 होना चाहिए, रिहायशी एरिया का ठीक है, और डे टाइम पे 55 डेसिबल तक होना चाहिए, ठीक है। और अगर ज्यादा सुनते हैं, मतलब 80 डेसिबल से ज्यादा होने के बाद आपके कान खराब हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डोपलर इफेक्ट क्या है, हमने ये समझा साउंड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमने जानी, ऑडिबल रेंज क्या है आपका, इंफ्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासोनिक क्या है, कौन कौन इनका इस्तेमाल करता है, ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी का हम लोग करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सा टॉपिक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और इवन आपका जो वेव वाला पूरा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढेरों सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो बाकी का हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। फिजिक्स के हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट पे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग फिर केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, इन सब टॉपिक्स को भी कर लेंगे, ठीक है। बट बशर्ते अगर आप क्लास लगा रहे हैं तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको जरूर करना है, और ये आपका एक रामबाण है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग कितना कुछ याद रखेगा, उसको याद रखना है तो आपको उसको बताना होगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आप कैसे बताओगे,
आप उसको बार बार पढ़ के बताओगे। जब आप रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग को पता चलेगा कि ये चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, थोड़ा सा खुश रह के पढ़िए। खुश रह के पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं साउंड के कुछ क्वेश्चंस के। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने साउंड टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था। साउंड क्या है, किस प्रकार की वेव है, और हमारी कुछ रेंज जो है जैसे कि ऑडिबल रेंज कौन सी है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, उनके बारे में बात करी थी। और कौन सा एनिमल, कौन सा जानवर किस वेव को सुन सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर कवर करी हैं। साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, साउंड की स्पीड किन किन मीडियम्स में अधिक होती है और किस में कम, वो सारी बातें हम जान चुके हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या है। तो आज के सेशन के अंदर हम इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि जब भी हम किसी टॉपिक को करेंगे, ठीक है, या उसके एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको उस टॉपिक को रीड करके आना है, रिवाइज करना है, तभी आप इनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करके ही आपको अपने इस क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, साथ में खुद से आंसर्स करने हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने उस टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। और उससे पहले जनरल साइंस की एक बुक हमने पब्लिश करी है आप लोगों के लिए, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाहे रेलवे है, यूपीएससी है, एसएससी है, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सॉरी मैथ्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और कंप्यूटर को इसके अंदर शामिल किया गया है। चैप्टर वाइज है सारे टॉपिक्स और विद एमसीक्यू और पीवाईक्यू, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको सही लगे। चलिए बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड। ध्वनि के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। सेकंड है इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कोड्स प्रोड्यूस साउंड, यानी मानव में इधर वाक तंतु होता है, वोकल कोड होता है, और उसी में कंपन, वाइब्रेशन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। थर्ड है अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, अप्रिय ध्वनियाँ हमें शोर लगती हैं। एंड फोर्थ है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्स, आवृत्ति को हर्ट्स में व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा ये बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में शो करते हैं। कुछ ऐसे अनप्लीजेंट साउंड्स, उसको हम लोग नॉइस कहते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ पे लेरिंग्स है, जिसको वोकल कोड कहा जाता है। थोड़ा सा आप इधर इसको टच करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है, जस्ट वाइब्रेशन, और इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये भी सही है। आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, नहीं, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की जब भी बात करेंगे मीडियम की आवश्यकता रहेगी। अगर कोई मीडियम होगा तभी साउंड ट्रेवल करेगा, अदरवाइज साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अमंग द फॉलोइंग इन विच मटीरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से किन पदार्थों में किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। निकल, इस्पात, लोहा, एल्यूमिनियम।
लास्ट सेशन के अंदर हमने बात करी थी, कुछ मैंने आपको मेटल्स और गैसेस और लिक्विड, इनके अंदर मैंने आपको ध्वनि यानी साउंड की स्पीड के बारे में बताया था। तो हमने सबसे पहले किसका पढ़ा था, एल्यूमिनियम का पढ़ा था। एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल ठोस, और वैसे तो ये सारी ही मेटल सारा ही सॉलिड मीडियम दिया गया है, बट एल्यूमिनियम के अंदर हाई स्पीड होती है लगभग 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द डॉपलर इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर that describe the change in frequency of any kind of sound or light wave produced by a moving source with respect to an observer। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक है क्रिश्चियन डॉपलर, इनके द्वारा डॉपलर प्रभाव की जो खोज है वो किस वर्ष की गई थी, आपसे पर्टिकुलर वो ईयर पूछा गया है। और क्या कहता है, जो एक ऑब्जर्वर के संदर्भ में एक गतिमान सोर्स के द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। ये बोलता है जैसे जैसे ऑब्जर्वर सोर्स के नजदीक आता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वहां पर उसको साउंड काफी तेज सुनाई देती है। जैसे जैसे सोर्स ऑब्जर्वर से या ऑब्जर्वर सोर्स से काफी दूर होता जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम और आवाज भी काफी धीमे सुनाई देने लगती है, और धीरे धीरे तो फिर सुनाई ही नहीं देगी। तो ये तो है डॉपलर इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, डॉपलर इफेक्ट जो है आई थिंक 1842, लेट मी चेक, हाँ जी नहीं 1840 के अंदर जो है इसको यहाँ पे बताया गया था। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है जनरली। डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आपका आता है कि डॉपलर इफेक्ट है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा सही था, 1842 ही है। ठीक है, चलो 1842 ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। आपसे पूछा गया है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के किसके समानुपाती होती है, तो ध्यान रखिएगा वर्ग के समानुपाती होती है। हमने बात भी करी थी, आयाम क्या होता है, कोई भी वेव है, ठीक है, एक तो वेव है हमारे पास ये और एक वेव है हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट से ये जो यहाँ पे मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को बोला जाता है आयाम या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इस वेव में देखेंगे आयाम कम है और इस वेव में आयाम जो है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साउंड की एक प्रॉपर्टी है, साउंड जो है वो डिपेंड करता है आयाम के ऊपर, साउंड की फ्रीक्वेंसीज या साउंड की जो स्पीड है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रबलता आप बोल सकते हैं, वो साउंड वो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर करती है और कितना स्क्वायर के क्या होता है समानुपाती होता है। आगे देखिएगा, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। तो हमने बात करी थी हमारे पास तीन रेंज है, एक तो है 20 हर्ट्ज से भी कम, एक है आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, और एक है आपका 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा। ठीक है, ये वाला जो रेंज है ये है आपका ऑडिबल। ऑडिबल यानी कि जो मनुष्य है वो सिर्फ इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। ये इससे कम का है, इससे कम में जैसे कि राइनो, गैंडा जो होता है, हाथी, वेल फिश, ये सब 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक या इसको हिंदी में अपश्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज एक ही बात है ना, इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है, इसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। डॉल्फिन है, बैट यानी चमगादड़ वगैरह, वो सब इन्हीं साउंड का इस्तेमाल करते हैं। सोनार में इसका इस्तेमाल होता है, सोनोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर पर्टिकुलर आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं, उपकरण कोई पहुँचता नहीं है, वहाँ पे इन किरणों का इस्तेमाल करके उसको क्लीन किया जाता है। तो कौन सी रेंज हुई, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज है यही मनुष्य सुन सकता है, इसके अलावा नहीं सुन सकता है। ओके, चलिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड, तरंगों के ध्वनि तरंग के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अकॉक्सिक्स कहा जाता है। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर इसके अंदर हम क्या करते हैं, साउंड वेव्स किस प्रकार से प्रोड्यूस होती हैं, किस प्रकार से वो ट्रांसमिट होती हैं, तो उन्हीं की स्टडी की जाती है। ऐसे ही साइंस में और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स वगैरह जो है, यहाँ पे हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, द वे ऑफ ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड द। जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, पिच कहते हैं, तरंग कहते हैं? कोई दो जने बैठे हैं, सेम ही फ्रिक्वेंसी से बात कर रहे हैं, कोई लड़का लड़की, तो आप थोड़ा पहचान जाओगे कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। लड़कों की पिच कम होती है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस भारी होती है। लड़कियों में पिच ज़्यादा, जिसको तारत्व कहा जाता है, जस्ट एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का। तो लड़कियों की आवाज़ श्रिल होती है, बारीक होती है, तो आप इजीली पहचान जाओगे। तो आप किससे पहचान पाए? तो आप उसके पिच से पहचान पाए। ठीक है, वेव कैसी है या एम्पलीट्यूड, ये सब चीज़ें आप ऐसे बोलने से नहीं पहचान पाओगे। हाँ, पिच से ज़रूर पहचान पाओगे कि किसकी आवाज़ बारीक और किसकी आवाज़ भारी है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इनमें से हम किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं? डेसिबल, पास्कल, क्यूरी या फिर जूल। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा भी था डेसिबल। एक्चुअली इंटेंसिटी जो है वो एक फिजिकल यूनिट है, मतलब फिजिकली आप उसको मेजर कर सकते हैं। उसी से हम लाउडनेस को भी बताते हैं। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों का ही यूनिट क्या रहेगा? डेसिबल रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 80 डेसिबल तक ठीक होता है, उसके बाद में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे डेसिबल, तो कानों के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो 80 डेसिबल जो है ये आपका इतना आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वी हियर अदर स्पीकिंग टू अस फ्रॉम adjacent rooms due to dash of sound waves। ध्वनि तरंगों के कारण, मतलब ध्वनि तरंगों के डैश किसकी वजह से हम निकटवर्ती कमरों में दूसरों को हमसे बात करते हुए सुन सकते हैं। हम लोग कई बार बैठे होते हैं ना, हमें कोई दूर से आवाज़ लगाता है तो हम सुन लेते हैं कि हमें किसी ने आवाज़ लगाई है। अब ऐसा क्यों होता है? लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, जो ध्वनि तरंगे हैं, जैसे जैसे छोटे छोटे होल होते हैं, छेद हैं, या फिर कहीं पे कोई रुकावट आ रही है, तो उसके किनारों से मुड़ जाते हैं, उसके अंदर से निकल जाती हैं वेव्स। तो ऐसों को हम क्या बोल रहे थे? विवर्तन बोल रहे थे। तो बस उसी से ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की वजह से ही हम निकटवर्ती, या इसके विवर्तन की वजह से हम सुन सकते हैं दूसरे कमरों में भी आवाज़। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे प्रकाश के मुड़ने की घटना को भी तो विवर्तन बोलते हैं ना। प्रकाश के रास्ते में कोई चीज पड़ी है तो प्रकाश उससे मुड़ जाता है, तो उसको विवर्तन। तो जस्ट लाइक मुड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, द स्पीड ऑफ साउंड डैश एज इट पासिस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति। तो हमने बात करी थी सॉलिड के अंदर साउंड का वेव सबसे ज्यादा, फिर होता है लिक्विड के अंदर, और फिर होता है गैस के अंदर। वैक्यूम के अंदर तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, सॉलिड से गैस में जाना है तो यहाँ पर साउंड की स्पीड घट जाएगी। साउंड की स्पीड क्या होगा? घट जाएगी। अगर पूछा जाता गैस से सॉलिड में जा रहा है तो बढ़ जाती, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो बढ़ जाती। अगर लिक्विड से गैस में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा तब भी घटेगी। ठीक है, गैस से लिक्विड में पूछ लेगा तो बढ़ जाएगी। बस ये याद रख लीजिएगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, एक तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है आज। नेक्स्ट देखिएगा, ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स। एक माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड है साउंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। थर्ड है मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। एंड फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन आपके फ़ोन के अंदर लगा होता है, आप उसको आवाज़ देते हैं और वो किस में बदलता है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल देता है। तो फिर बोलोगे आपको आवाज़ सुनाई कैसे देती है, तो ध्यान रखिएगा उसी के अंदर आपके फ़ोन में भी क्या होता है, स्पीकर होता है, और स्पीकर क्या काम करता है, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि साउंड जो एनर्जी है वो मैकेनिकल का ही पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है। आपने अपने फ़ोन को आवाज़ दी, आपने तो साउंड दिया ना, बदला किस में, उसने इलेक्ट्रिकल में बदल दिया। बाद में आपके फ़ोन में माइक लगा होता है, और सॉरी स्पीकर लगा होता है, उसी स्पीकर से आपको सुनाई देगा और वही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल सी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बैट्स सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट्स द एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ विच टाइप ऑफ साउंड वेव। हम लोग जानते हैं चमगादड़ जो है वो किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन का, उत्सर्जन और पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से शिकार को खोजता है और रात के अंधेरे में उड़ता है। तो वो किस प्रकार की वेव्स होती हैं? क्या वो सोनिक वेव्स होती हैं, ध्वनिक तरंगे? सेकंड है हाइपरसोनिक वेव्स यानी कि अति ध्वनिक तरंगे। तीसरा है सब सोनिक वेव्स, अवध्वनिक तरंगे। एंड फोर्थ है अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराध्वनिक तरंगे। तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चमगादड़ है, डॉल्फिन है, या इवन ये जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जो जैसे कि डॉग है, कैट है, बंदर, ये सब भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं ना, हम सिर्फ ऑडिबल रेंज जो उसी को सुन पाते हैं, बट ये जानवर सुन सकते हैं। और इवन डॉल्फिन है या फिर बैट, वो तो अपने शिकार की खोज करने के लिए इन्हीं वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर डिस्टिल्ड एट, मतलब डिस्टिल्ड वाटर का बताना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आंसू जल में ध्वनि की अनुमानित जो गति है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। आंसू जल मतलब कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो याद रखिएगा 343 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होगा? 343 मीटर पर सेकेंड साउंड का वेलोसिटी होता है एयर के अंदर। नेक्स्ट देखो, सिंस ए साउंड वेव इज डिस्टर्बेंस विच मूव्स इन द मीडियम बाय सेटिंग द नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन, दे आर कैटेगराइज्ड इन विच वेव कैटेगरी। चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचारित होती है, उन्हें किस श्रेणी के अंदर वर्गीकृत किया जाता है? ऑब्वियसली साउंड एक वेव ही है, और क्या होगा, पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होता है और आगे की तरफ एनर्जी जो है वो जाती है। तो यहाँ पे किस प्रकार की है? रेडियो तरंगे नहीं, विद्युत चुंबकीय नहीं, सूक्ष्म तरंगे नहीं, ये तीनों तो एक ही हैं, इसी का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। परंतु ये कैसी है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल में भी ध्यान रखिएगा अनुदैर्ध्य है। कैसे है? अनुदैर्ध्य है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन साउंड हिट्स ए सॉलिड सरफेस व्हाट विल हैपन। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देख लेना, और इजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और आप देखोगे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ताकि यहाँ से तो हमारा 1 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, चलिए, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा? साउंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्ट, मतलब अवशोषित भी होती है और प्रावर्तित भी होती है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्योंकि प्रावर्तित होगा तभी तो आपको सुनाई देती है ना, और थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होता है, तो दोनों ही चीजें होंगी। अगर साउंड किसी सॉलिड सरफेस से टकराएगा तो साउंड को एब्जॉर्ब भी करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर वी, द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टी, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड 2D इन ए सोनार। ये कहता है सोनार में समुद्री जल से संचारित ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल कितना है? v है। पराश्रव्य के संचरण और प्राप्ति के बीच में समय अंतराल, समय आपको ध्यान रखना है कितना है? t है।
परश्रव्य ध्वनि तरंग के द्वारा तय की गई कुल दूरी, दूरी बराबर कितना है, 2d है। मैंने आपको बताया था ना, सोनार का इस्तेमाल समुद्र में अगर कहीं पे कोई मलबा पड़ा है या फिर समुद्र की गहराई को देखना है या कोई शिप काफी दूरी पर है, आपको उसका पता लगाना है कि कौन कहाँ पे है, तो इन सब के अंदर हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार क्या काम करेगा, मान लीजिएगा सोनार से यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं, मान लो यहाँ पे क्या है, कोई जहाज या कुछ भी पड़ा है, यहाँ से वेव्स निकलेंगी और यहाँ से टकराएंगी और फिर आपके पास यहाँ वापस आएंगी। ठीक है, एक ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, बोल रहा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d है। यहाँ पे वेग या वेलोसिटी या चाल कितना बता रहा है, v, और इस पूरे को कवर करने में समय कितना लगा है, t लगा है। अब हम लोग ये जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर चाल कितनी है, दूरी कितना है, 2d है, चाल यहाँ पर कितना दिया गया है, v है, और समय यहाँ पर कितना है, t है। अब यहाँ से ना आपका हो गया है फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट। पता है जनरली जब हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, अभी तो आपसे रिलेशन पूछ लिया गया, जनरली बच्चा यहाँ पे क्या करता है, फटाफट से दूरी बराबर चाल गुना समय करेगा, ठीक है, डी निकाल लिया। बट सोनार में यहाँ पे जब दूरी की बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एक बार वेव जाएगी तो दूसरी बार वापस भी तो आएगी ना, उसी से तो पता चलता है जब वेव टकराकर वापस आएगी, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे समय का पर्टिकुलर देखा जाता है कितने समय में आ रही है, तो उस तरीके से यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे d नहीं बताना होता है, यहाँ पे हमें 2d बताना होता है। अभी तो इसने यहाँ पे दे दिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d है, अदरवाइज आप सीधा जब निकालोगे तो इसको d कंसीडर करके निकाल दोगे। तो इसी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं और वो हो जाएगा आपका 2d। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या था, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही था। आगे देखिएगा, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिटेक्ट डैश इन मेटल ब्लॉक्स। धातु ब्लॉक में डैश का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रैक्स एंड फ्लॉज, धातु की अपारदर्शिता, धातु की ऊष्मा या फिर धातु का भारीपन। तो उस धातु के अंदर कितने क्रैक हैं, फ्लॉज हैं, इन सब का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही है, वहां पे भी उसको साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल या अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, चलो आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउंड ऑफ ए सिग्नल फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है, नॉइस, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड, टोन या फिर नोट। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि एकल मैंने आपको बताया भी था कि साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसको बोला जाता है टोन, और उसी से भी हम पता लगा पाते हैं कि ये पर्टिकुलर किसकी आवाज़ है। फ़ोन पे जब आप बात करते हो ना तो आपको पता चल जाता है ना किसका फ़ोन है, मम्मी है या पापा बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके टोन को पहचानते हैं। दो जने भी आपसे बात करेंगे तब भी आप पहचान जाओगे कि आपसे कौन बात कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर क्या बताता है, टोन बताता है आपको कि ये किसकी आवाज़ है। क्लियर, तो ये भी जस्ट क्या है, एक उस साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है। आगे देखिएगा, व्हाट आर द मेन डिवाइस प्रेजेंट इन ए सोनार विच इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग जल के नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसके अंदर एक लगा होता है ट्रांसमीटर जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, और एक लगा होता है डिटेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोनों ही होते हैं, जिसकी वजह से एक डिटेक्ट करेगा कि सामने क्या है और फिर दूसरा वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा, विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता जो हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है? क्या उसका टाइम पीरियड, क्या उसका तरंग का वेग, आवृत्ति, या फिर टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड? ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर साउंड का क्वालिटी क्या है, टिम्बर क्या है,
तो यही तो बताएगा ना, अदरवाइज आप कैसे पहचान पाओगे? मैं और मेरी बहन अगर एक ही रूम में सेम फ्रिक्वेंसी से, यानी कि हमारी आवाज़ जो है इंटेंसिटी सेम ही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बात कर रहा है? तो टिम्बर जो ये क्वालिटी है कि किसकी आवाज़ क्योंकि डिफरेंट बनाती है ना, तो इसी से पता लगा पाओगे कि कौन बात कर रहा है। क्लियर? चलिए, if the time period of a sound wave is 0.02 सेकेंड, देन व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी? किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल t आपको दिया गया है 0.02 सेकेंड, आपको उसकी क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 में t, इसको आप न्यू से लिखते हैं, तो 1 में क्या आ जाएगा? 0.2 सेकेंड। तो इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, बटा में 2, कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 50 हर्ट्ज रहेगी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। ये इसका क्या है? यूनिट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखिएगा, टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको? एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कितने न्यूनतम अंतराल की आवश्यकता होती है? आप कहीं पे खड़े हैं, मैंने आपको बताया था ना, इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? तो मिनिमम में ये आपको याद रखना है, मिनिमम डिस्टेंस होती है 17.2 मीटर। इससे कम पे आप इको नहीं सुन सकते हैं। इको क्या है? आपने कोई शब्द बोला, जैसे कि मैंने बोला हेलो, तो वही शब्द आपको फिर से सुनाई देता है, तो इसको बोलते हैं इको, यानी कि प्रतिध्वनि। इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होना आवश्यक है। अगर इतना समय, अगर इससे कम डिस्टेंस होगा तो इको सुनाई नहीं देगा। ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है, 18, 19, 20, 25, 100, 200, 300, कितना भी, परंतु मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम इतना नहीं होगा तो आप इको नहीं सुन सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, तो इसके लिए टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.01 सेकेंड। क्लियर? चलो आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता या मधुरता का निर्धारण करता है? फ्रीक्वेंसी, दोलन, आयाम या फिर तरंग का वेग? अब यहाँ से पूछा गया है, किससे पता लगा पाओगे कि ध्वनि की लाउडनेस कितनी है या फिर उसकी जो मधुरता है वो कितनी है? ये आप किससे बता पाते हैं? तो हमने यहाँ पे बात भी करी थी ना कि साउंड जो है या उसकी इंटेंसिटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? पर्टिकुलर एरिया डिपेंड करता है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूं आयाम की, ठीक है, ये आपकी कोई वेव है और ये आपकी वेव है, तो इनमें से जिसका आयाम ज्यादा होगा उसकी प्रबलता भी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, आयाम के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन ए साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद ए स्पीड हायर देन द साउंड, shock waves are produced in air. What is the very sharp and loud sound produced by these shock waves called? हम लोग ये जानते हैं ना, पर्टिकुलर एक डेसिबल, हमने डिसाइड किया हुआ है कि 80 डेसिबल तक ही आप लोग साउंड को सुन सकते हैं, इतने लाउड साउंड को सुन सकते हैं। हालांकि ज़्यादा भी हम सुनते हैं, शादी मैरिज में जाते हैं तो डीजे वगैरह जब बजता है तो उसका जो डेसिबल है वो बहुत ज़्यादा होता है, 100 से पार होता है, बट हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला सोर्स ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है, यानी कि उसकी स्पीड किस में है? तो उसकी गति है मैक के अंदर। तो वायु में आघात तरंगें उत्पन्न होती है और इन आघात तरंगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा कर्कश और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सोनिक बूम कहलाता है। आपने देखा है ना, जो आपके जेट प्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं, तो वो जब जाते हैं तो उनसे बहुत तेज आवाज निकलती है, शीशे तक, घरों के शीशे तक टूट जाते हैं, तो उसको बोला जाता है सोनिक बूम कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर। और इसने क्या बोला? ध्वनि की चाल से भी अधिक गति करता है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो हम मैक में मेजर करते हैं। हमने देखा था ना, 5 मैक से ज्यादा होगा तो हाइपरसोनिक, 5 मैक तक होता है तो आपका सुपरसोनिक, है ना, 1 मैक के बराबर होगा तो ट्रांससोनिक होगा, 1 मैक से कम होगा तो सबसोनिक। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे देखिएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी
एफ वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड वी ऑफ द साउंड। आपसे पूछा गया है कोई आवृत्ति एफ दिया गया है, ठीक है, आवृत्ति है आपके पास एफ, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कितना है यानी कि वेवलेंथ कितना दिया गया है, वेवलेंथ है लैम्डा, और यहाँ पर चाल कितनी दी गई है, चाल है यहाँ पर v। आपको रिलेशन बताना है, हमने बहुत देखा था v बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा, या न्यू आप नहीं लिखें f लिखिए, f लैम्डा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी f दी गई है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा f। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, और समय बराबर यहाँ पर आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो बस इसी से हमने क्या किया है, इस फॉर्मूला को निकाला है, जो मैंने आपको काफी बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्लियर? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है सेम इन विंटर्स एंड समर्स, सर्दी और गर्मी में एक समान। सेकंड कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन्स, मौसम पर निर्भर ही नहीं है। थर्ड है मोर इज समर देन इन विंटर, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। एंड फोर्थ कहता है लेस इन समर देन इन विंटर्स। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, साउंड की जो स्पीड है, साउंड की स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी। तो गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली गर्मियों में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में साउंड की स्पीड अधिक होती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे देखिएगा, द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए परावर्तन का परिणाम होती है, इसे हम क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन में क्या होता है, ध्वनि जो है बहुत बार रिफ्लेक्ट होता है आपका, ठीक है, और उसके बाद में जस्ट एक आपको गूंज, क्योंकि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो साउंड एक आपको बना रहता है, सुनाई देता है, तो उसे बोला जाता है गूंज, या उसे रिवर्बरेशन कहा जाता है। जब कमरा पूरा खाली होता है, घर पूरा खाली होता है, तो आप जब बोलते हैं तो आवाज गूंजती है ना, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? तो हम लोग फिर कर्टन्स, मैट, या फिर कुछ जैसे बेड वगैरह, अलमारी वगैरह, ये सब चीजें जैसे हमारे रूम के अंदर फिट होती हैं, तो रिवर्बरेशन कम हो जाता है, क्योंकि वो जो सारा सामान है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के बारे में कौन सा कथन गलत है। दे ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रावर्तन के नियम का पालन करती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दीज आर मैकेनिकल वेव्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं ये आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं, जो मैकेनिकल वेव का ही एक प्रकार है। थर्ड है दे कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ है दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका गलत है, और इसी वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है। ठीक है, इन्हें संचरण या प्रसार के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सामने वाले की आवाज सुनाई दे, तो वहां पर मीडियम का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, डॉल्फिन डिटेक्ट्स इट्स एनिमी बाय एमिटिंग डैश, डॉल्फिन डैश का उत्सर्जन करके अपने दुश्मन का पता लगाती है, तो ध्यान रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स को यहाँ पर उत्सर्जित करती है। चाहे डॉल्फिन है, बैट है, ये सब अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही एमिट करेंगे, और उसके बाद ही अपने शिकार का पता लगा पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो हैं आपके साउंड वेव से रिलेटेड, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक है वेव वाला टॉपिक जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, दोनों बहुत बहुत ज्यादा सिंपल से टॉपिक्स हैं। सो प्लीज आप इनको बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और वो भी बहुत आसान सा, तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर हम एक नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।